स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। किसमें कितना है दम के सीरीज़ का ये हमारा 5वां वीडियो होगा और इस वीडियो में भी हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। चलिए अरावली पर्वत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। अरावली पर्वत का अगर विस्तार देखें तो इसका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात राज्य तक इसका विस्तार है, यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इसका विस्तार है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है, यानी भारत के उत्तर पश्चिम छोर पे अरावली पर्वत का विस्तार है और अरावली पर्वत की लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू जो है एक पर्यटक स्थल है, यानी टूरिस्ट प्लेस है और इसी माउंट आबू में जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है और इस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर। यह मंदिर राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी से कुछ नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों का नाम है बनास नदी, लूनी नदी, सखी नदी, साबरमती नदी। इन सारी नदियों का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी के क्षेत्र से होता है। वर्तमान में अरावली पर्वत श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है, रेजिडुअल माउंटेन के रूप में बचा हुआ है। यानी प्राचीन समय में अरावली पर्वत काफ़ी विशाल हुआ करता था, हिमालय की तरह विशाल हुआ करता था, लेकिन इसका अपक्षयन होते चला गया और धीरे धीरे अरावली पर्वत एक अवशेष के रूप में बचा हुआ है, इसलिए यह पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो हमने बताया कि अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली तक है। तो दिल्ली में जो अरावली पर्वत का विस्तार है, तो अरावली पर्वत के पहाड़ियों को दिल्ली में दिल्ली रीछ के नाम से जानते हैं और दिल्ली रीछ का सबसे उत्तरी वाला जो भाग है उसे रायसीना पहाड़ी कहते हैं और इसी रायसीना पहाड़ी पर हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी तिल्ली यानी स्प्लीन, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यकृत, लीवर। पाचक ग्रंथि वह ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे पाचन में, डाइजेशन में, भोजन के पाचन में सहायता करती है। उन सभी ग्रंथियों को, उन सभी ग्लैंड को पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो लीवर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लीवर का वजन याद रखिएगा 1.5 से 2 किलोग्राम यकृत का वजन होता है। इसका पीएच मान 7.5 होता है। यकृत में कुछ मात्रा में तांबा और लोहा स्टोर रहता है। सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तांबा और लोहा कुछ मात्रा में शरीर के कौन से भाग में संचित रहता है? आंसर होगा यकृत। यकृत में अगर और देखें तो विटामिन ए और विटामिन डी जो है हमारे लीवर में स्टोर रहता है। यकृत द्वारा ही एक जूस का स्राव होता है, इस जूस का नाम है बैल जूस यानी पीत रस। सवाल कई बार पूछा जाता है कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। और ये पीत रस करता क्या है? पीत रस एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है, यानी भोजन के पाचन का जो दर होता है उस दर को बढ़ा देता है, एंजाइम को पचाने में हेल्प करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में भी बदल देता है। यकृत से एक प्रोटीन निकलता है, प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है वो हमारे यकृत से होता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का काम होता है रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग बनाने में मदद करना। इसके अलावा यकृत से एक और प्रोटीन निकलता है, इस प्रोटीन का नाम है हिपैरिन नामक प्रोटीन। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी हमारे लीवर से होता है
और इसका काम होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजन शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, जमाने में मदद करता है, और हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। जब आरबीसी मर जाती है तो आरबीसी मरने के बाद मरा हुआ आरबीसी यकृत में जाता है और यकृत में कुफर कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं मरे हुए आरबीसी को नष्ट करती हैं। सवाल पूछा जाता है कि मरे हुए आरबीसी को शरीर के कौन सा अंग नष्ट करता है? आंसर होगा यकृत। इसके साथ साथ यकृत जो है हमारे बॉडी का तापमान, हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने में मदद भी करता है। भोजन में जहर देके मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी पॉइजन से हो जाती है तो उस व्यक्ति का मृत्यु का पता लगाने के लिए हम लोग यकृत का सहारा लेते हैं और यकृत के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि व्यक्ति का जो मृत्यु है वो पॉइजन से हुआ है, जहर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु यानी दामोदर एवं बालकृष्ण ने पूना में अंग्रेज अधिकारी रैंड पर हमला कर दिया। रैंड क्या थे? ऑप्शन नंबर ए सेना अधिकारी, बी पुलिस अधिकारी, सी प्लेग समिति के प्रधान, डी वायसराय के सलाहकार। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्लेग समिति के प्रधान। यानी 1897 ईस्वी के आसपास महाराष्ट्र के पूना में प्लेग नामक बीमारी फैल गया। भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई पूना के क्षेत्रों में। तो अंग्रेजी सरकार ने प्लेग समिति नियुक्त किया और इस प्लेग समिति के जो कमिश्नर बनाए, 2 लोगों को इसका हेड बनाया, एक रैंड और दूसरा एस्ट। ये लोगों ने प्लेग के जांच के लिए भारतीयों के घर गए और भारतीयों को घर जाने के बाद ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिए। इसकी सूचना चापेकर बंधुओं को मिली। चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 ईस्वी को पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और एस्ट की हत्या कर दी और 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में इस हत्या को उचित ठहराया। यानी चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या को बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पत्रिका केसरी में उचित ठहराया, जिसके कारण बाल गंगाधर तिलक को 18 माह का जेल हो गया। बाद में अंग्रेजों ने चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई इस हत्या को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहा और इसे यूरोपियों की भारत में पहली राजनीतिक हत्या कही। सवाल पूछा जाता है कि यूरोपियों की भारत में पहली राजनीतिक हत्या कौन सी थी? तो आंसर होगा चापेकर बंधुओं के द्वारा कमिश्नर रैंड और एस्ट की हत्या। इसे अंग्रेजों ने यूरोपियों की भारत में पहली राजनीतिक हत्या कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर डी 1920। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 अंग्रेजों ने पारित किया। अंग्रेज राजनीतिक सुधारों के लिए समय समय पर एक्ट पारित करते थे, समय समय पर अधिनियम पारित करते थे और 1909 में भी राजनीतिक सुधारों के लिए अंग्रेजों ने भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। और 1909 में लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे और जॉर्ज मार्ले उस समय भारत के सचिव थे। इसलिए इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। राजनीतिक सुधार क्या होता है? इस समय भारत में जो हेड था वो वायसराय था और वायसराय की मदद करने के लिए अंग्रेजों ने एक कार्यकारिणी बनाया था जिसे वायसराय की कार्यकारिणी कहते हैं। और उस कार्यकारिणी में अंग्रेज सदस्य भी थे और भारत के सदस्य को निर्वाचित किया जाता था। तो इस समय भारत की सदस्यों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी, यानी से ज़्यादा वायसराय के कारिणी में भारतीय सदस्य होंगे, वैसे वैसे सत्ता भारतीयों के हाथों में चली आएगी। कार्यकारिणी की शक्ति को बढ़ाना और कार्यकारिणी का विस्तार करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को कार्यकारिणी में नियुक्त करना, इसी को अंग्रेज़ों ने राजनीतिक सुधार नाम दिया। और 1909 में अंग्रेज़ों ने मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया। इसके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि कार्यकारिणी की शक्ति को
और उसके विस्तार को बढ़ाया जाए, और दूसरा मुसलमानों के द्वारा जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जा रही थी उस पृथक निर्वाचक मंडल को दे दिया जाए, और इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला नदी है बराक, दूसरा नदी है लोहित, तीसरा नदी है सुबनसिरी। उपरोक्त में कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है केवल एक यानी बराक नदी। ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3 यानी लोहित और सुबनसिरी। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 3 यानी बराक और सुबनसिरी। या ऑप्शन नंबर डी सारी नदियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3 लोहित और सुबनसिरी नदी ऐसी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, बहती है। लोहित नदी को याद रखिएगा खूनी नदी के नाम से जानते हैं। लोहित नदी में लाल मिट्टी के कण पाए जाते हैं, सेडिमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण यह नदी लाल दिखाई देती है, इसलिए लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं। और इसी लोहित नदी में भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया है, और यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? आंसर होगा भूपेन हजारिका पुल। किस नदी पर है? लोहित नदी पर है, और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 मई 2017 को किया गया था। यह जो पुल है वो अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है ढोला। अरुणाचल प्रदेश के ढोला को असम के सदिया से जोड़ता है, यानी यह अरुणाचल प्रदेश के ढोला और असम के सदिया को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इस नदी को ढोला सदिया पुल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आरजे रॉबर्ट्स और पीए शार्प। ऑप्शन नंबर बी जेडी वाटसन और एफसी क्रिक। ऑप्शन नंबर सी हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आरजे रॉबर्टस और पीए शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1927, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1932। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1929। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, और 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए महात्मा गांधी को चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया, यानी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, यानी 1928 में अंग्रेज़ों से मांग किया गया था डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, और अंग्रेज़ों को 1 साल का समय दिया गया था कि अगर 1 साल में आप हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हैं तो हम एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। और 1 वर्ष का जो अल्टीमेट दिया गया था 1928 में, जो 1 साल का अल्टीमेट दिया गया था, वह अल्टीमेट 31 दिसंबर 1929 को समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने 1 साल के बाद भी भारतीयों के द्वारा मांग की गई डोमिनियन स्टेटस को ठुकरा दिया, इसलिए 31 दिसंबर 1929 को जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, मध्य रात्रि को कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया, और यह भी निश्चय किया गया कि आने वाला जो 26 जनवरी 1930 होगा उस समय हम आज़ादी का दिन मनाएंगे, यानी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस पहली बार संपूर्ण भारत में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केंद्र की ओर लगने वाला बल। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की ओर लगने वाला बल। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा की ओर लगने वाला बल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र की ओर लगने वाला बल। यानी जब कोई पिंड सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, गति करता है, तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। इसी बल को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 महीना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, और जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाने में असफल हो जाए या फिर राज्य सरकार दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अनुसार। तो किसी एक राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन 5 वर्षों के लिए लगाया गया था। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ऑप्शन नंबर ए था आलू की अंगेठी अंगमारी, ऑप्शन नंबर बी गेहूं का अनावृत कंड, ऑप्शन नंबर सी ईख का लाल विगलन, ऑप्शन नंबर डी ईख की लाल धारी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, ईख की लाल धारी नामक जो रोग है वो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं, इस सवाल का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग के बारे में, ऑप्शन नंबर सी भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इन 10 सवालों में से आप कितने सवालों का जवाब दे पाए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में कुछ और भी महत्वपूर्ण सवालों के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।